Hanji, welcome back. So till now we have done part 3 national emergency, in which we have done or discussed only two causes, that is Bihar and Gujarat movements, and second one we did the economic aspects. तो जो बाकी के causes are national emergency के, that we are going to discuss in this video. Well, so जो हमारा third cause था, that was railway strike in 1974 by George Fernandez. ठीक है, तो जॉर्ज फर्नांडिस इस रेलवे स्ट्राइक के लीडर थे, जो बाद में काफ़ी टाइम बाद जब कोलिशन गवर्नमेंट्स आई थी तो इनको रेलवे मिनिस्टर भी बना दिया गया था. तो ये जॉर्ज फर्नांडिस और जो उनका पूरे का पूरा रेलवे डिपार्टमेंट था, यहाँ पे प्रेजेंटली वो जो रेलवे यूनियन होती है, जैसे ट्रेड यूनियंस होती हैं, रेलवे यूनियन के वो लीडर थे. सो ही वॉज कॉल्ड द लीडर ऑफ रेलवे स्ट्राइक. तो यहाँ पे जॉर्ज फर्नांडिस की जो पूरी की पूरी टीम थी, जो स्ट्राइक पे रेलवे के लोग बैठे थे, एम्प्लॉयज़ बैठे थे, वो उनकी क्या डिमांड थी, वो कहते थे हमारा बोनस बढ़ाओ और हमारी सर्विस कंडीशंस अच्छी होनी चाहिए. ठीक है, बट गवर्नमेंट ने इनकी डिमांड्स मानने से मना कर दिया और इनको दबाने की कोशिश की. इनकी नौकरियां छीन ली, सस्पेंड कर दिया इन लोगों को. उसके बाद इनके पास जो रेलवे क्वार्टर्स थे वो ले लिए गए और इनको बोला कि ये जो स्ट्राइक है ये इनलीगल है. तो ये स्ट्राइक 20 दिन तक चली. उसके बाद ये कॉल ऑफ कर दी गई, मतलब ख़त्म कर दी गई विदाउट एनी सेटलमेंट. मतलब इनकी बात तो मानी नहीं गई. और 20 दिन का मतलब आप उस टाइम के हिसाब से समझते हैं, व्हेन देयर आर नो डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी, कोई होम डिलीवरीज नहीं है, कुछ नहीं है. तो रेलवे बंद होने से, जिससे मैक्सिमम पीपल और गुड्स की मूवमेंट हो रही है, वही बंद होने से कैसे पूरे का पूरा इंडिया रुक जाएगा, हमारी इकोनॉमी रुक जाएगी. तो ये एक कारण बना इमरजेंसी का. सो नेक्स्ट वी कम टू नक्सलाइट मूवमेंट. अब नक्सलाइट मूवमेंट में क्या है, बेसिकली 1960s के एंड में, 1964 में जो सीपीआई पार्टी थी, उसमें से एक पार्टी निकली सीपीआई-एम. सीपीआई-एम का भी बंटवारा हो जाता है और उसमें से निकलती है सीपीआई-एमएल. ठीक है, एम मीन्स मार्क्सिस्ट, एल मीन्स लेनिनिस्ट. तो ये सीपीआई-एमएल के लीडर, वेस्ट बंगाल की पार्टी थी, इसके लीडर थे चारू मजूमदार. तो ये चारू मजूमदार की गवर्नमेंट ने, नॉट गवर्नमेंट, इनकी पार्टी ने एक मूवमेंट निकाली विद द हेल्प ऑफ पीजेंट्स एंड किसान्स, जिसमें आर्म स्ट्रगल का यूज़ किया गया अगेंस्ट द गवर्नमेंट, अगेंस्ट द पुलिस, अगेंस्ट द आर्मी, अगेंस्ट द टाइप ऑफ गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट है वो ठीक नहीं है, सोशलिज्म नहीं है, ट्रू डेमोक्रेसी नहीं है. इस चीज़ को लेके मूवमेंट निकाली गई. और इन्होंने कहाँ से मूवमेंट शुरू हुई, ये नक्सलबाड़ी, ये छोटा सा टाउन है वेस्ट बंगाल में, वहाँ से, तो वहीं से इसका नाम पड़ा नक्सलाइट मूवमेंट. ठीक है, तो इस मूवमेंट को मतलब वायलेंस में ये टर्न हुई थी, क्योंकि इन लोगों का ये मानना था कि गवर्नमेंट कोई भी काम ऐसे नहीं मानेगी, हमें आर्म्स का यूज़ करके, हमें वेपन्स का यूज़ करके हमें अपनी बात मनवानी पड़ेगी और हमें ट्रू डेमोक्रेसी लेके आनी पड़ेगी. सो इवन दिस वॉज वन ऑफ द रीजन ऑफ इम्पोजिशन ऑफ एमरजेंसी. नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट विद जुडिशरी. नाउ जुडिशरी और पार्लियामेंट में एक कॉन्फ्लिक्ट आया 1970s में, 73-74 में. ठीक है, तो बेसिकली क्या कॉन्फ्लिक्ट था, वो तीन कॉन्फ्लिक्ट थे. एक तो पार्लियामेंट जब मैं बोल रही हूँ तो प्राइम मिनिस्टर कौन है, इंदिरा गांधी, उनकी गवर्नमेंट का बोल रही हूँ. वो उनका कहना था कि पार्लियामेंट के पास पावर है फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल करने की, कम करने की. सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, पावर कोई नहीं कर सकता. फिर पार्लियामेंट ने बोला कि हमारे पास अमेंडमेंट की पावर है, वी कैन मेक द चेंजेस. सुप्रीम कोर्ट ने बोला चेंजेस कैन बी मेड बट नॉट इन फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स को आप नहीं छेड़ सकते. और तीसरा, फंडामेंटल राइट्स कैन बी कर्टेल टू गिव इफेक्ट टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल. तो फिर पार्लियामेंट ने ये बोला कि जहां डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फॉलो करने की बात आती है, तो अगर उनको फॉलो करते हुए फंडामेंटल राइट्स बीच में आते हैं तो हम चेंजेस कर सकते हैं. बट अगेन द कोर्ट सेड नो, यू कैन नॉट. फाइन. तो ये सारी की सारी जो कंट्रोवर्सी है बिटवीन, ये नहीं कहा जाता था कि पार्लियामेंट एंड जुडिशरी की कंट्रोवर्सी, ये कहा जाता था सुप्रीम कोर्ट एंड इंदिरा गांधी की कंट्रोवर्सी. तो ये सारी कब रिजॉल्व हुई, जब केशव नंदा भारती का केस खुला, जिसमें के लिए जजमेंट पास किया गया, जिसमें एक नई चीज़ आई, बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, वो नहीं बदला जा सकता किसी भी कीमत पे. बाकी अमेंडमेंट्स की जा सकती हैं और जो फंडामेंटल राइट्स हैं, दे आर द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. दिस यू हैव डन इन क्लास 11th ऑफ कोर्स. फाइन. उसके अलावा ये सारे का सारा पंगा पड़ा क्यों, ये कॉन्फ्लिक्ट आया क्यों, बिकॉज ऑफ प्रिवी पर्सिस बिल. जस्ट सी इन दिस पिक्चर,
अब प्रीवी पासेस मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया क्या होता है कि जो रूलर्स जो प्रिंसेस इंडिया का हिस्सा बने थे, इंडिया के साथ जुड़ गए थे इंडिपेंडेंस के बाद, उनको हर साल पेंशन मिलती थी, एनुअल पेंशन। इंदिरा गांधी वो पेंशन खत्म करना चाहती थी क्योंकि उनको लगता था ये फालतू के पैसे जा रहे हैं उनके पास। और पेंशन खत्म करने के रास्ते में क्या आ रहा था, राइट टू प्रॉपर्टी। तो राइट टू प्रॉपर्टी को खत्म करने के चक्कर में ये सारे का सारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था जुडिशरी के साथ। बट फाइनली केशव नंदा भारती का केस आ गया और ये बोल दिया बेसिक स्ट्रक्चर नहीं हिलाया जा सकता। एंड देन दिस CJI जिन्होंने ये फैसला सुनाया वो अगले दिन ही वो रिटायर हो गए और उनकी जगह AN रे आ गए चीफ जस्टिस 1973 में। तो AN रे थे जो चीफ जस्टिस, ये इंदिरा गांधी की सपोर्ट से आए और ये कहा जाता है कि ये जुडिशरी का ब्लैकेस्ट डे था क्योंकि एक सिस्टम क्या था कि CJI कैसे बनता है, न्यू CJI जो सीनियर मोस्ट जज है, पर 3 सीनियर मोस्ट जजेस को छोड़ के उसके बाद ये चौथे थे, तो इनको सबसे ऊपर रख दिया गया सो दैट इंदिरा गांधी शी कैन फुलफिल हर ड्रीम्स, जो वो चाहती है वो इनके थ्रू वो करवा सके। तो बाकी के जो 3 जजेस थे उन्होंने गुस्से में आके रिजाइन ही दे दिया। तो ये सारे का सारा मैटर भी एक रीज़न बना फॉर द इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी, जुडिशरी के साथ कॉन्फ्लिक्ट और उसके बाद अपनी मर्जी से AN रे को चीफ जस्टिस बना देना और जो एक प्रोसेस चलता आ रहा था CJI चूज करने का उसको ब्रेक कर देना। नेक्स्ट है एन्यूलमेंट ऑफ इंदिरा गांधी इलेक्शन। नाउ आपको पता है इंदिरा गांधी इलेक्शंस जो 1971 के मिड टर्म इलेक्शन हुए थे वो कहाँ से लड़े थे, उन्होंने रायबरेली से, ठीक है। तो रायबरेली में उनके खिलाफ जो अगेंस्ट खड़े थे वो थे राज नारायण, ये सेकंड पिक्चर है उनकी राज नारायण जी की, ये खड़े थे। तो राज नारायण ने इलेक्शन पिटीशन फाइल किया इलाहाबाद हाई कोर्ट में कि जो इंदिरा गांधी ने मशीनरी, गवर्नमेंट मशीनरी यूज की है इलेक्शन कैंपेनिंग में, जिसका क्या मतलब है कि इट इज अगेंस्ट द इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट। आपने किया हुआ इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट इन क्लास 9th कि जो भी रूलिंग पार्टी है वो गवर्नमेंट मशीनरी नहीं यूज कर सकती अपनी कैंपेनिंग वगैरह के लिए। तो इस चीज को लेके इन्होंने ये पिटीशन फाइल किया और 12 जून 1975 में जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा, ये पिक्चर है, ये है जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो जज थे, उन्होंने ये फैसला सुनाया कि जो इंदिरा गांधी कैन इज नो लॉन्गर MP और वो आगे 6 साल तक वो इलेक्शंस में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकती हैं, ठीक है। तो मतलब इसका क्या मतलब है, नो लॉन्गर MP नहीं है तो वो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं है, इसका यही मतलब हुआ ना। तो इंदिरा गांधी के लिए ये बहुत बड़ी इंसल्ट थी कि प्राइम मिनिस्टर मतलब MP से भी हटा दिया गया और प्राइम मिनिस्टर पोस्ट से भी के लिए भी जजमेंट दी। तो इंदिरा गांधी ने इस चीज को, इस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। अब ये जून का टाइम है, सुप्रीम कोर्ट में जून में समर वेकेशंस होते हैं, ठीक है। तो वहां पे जो ऑन लीव जज थे उन्होंने एक पार्शियल स्टे दिया, उन्होंने ये बोला कि मैं पूरी जजमेंट तो नहीं दूंगा बट जितनी देर तक कोर्ट नहीं खुलती है उतनी देर तक उन्होंने अपना ये फैसला सुनाया दैट शी कैन रिमेन MP रह सकती हैं बट पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, ठीक है। तो दिस वाज अ बिग इंसल्ट फॉर इंदिरा गांधी कि ये कैसी प्राइम मिनिस्टर है, ये कैसी गवर्नमेंट है जो पार्लियामेंट में भी नहीं जा सकती और पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये सब 24 जून को हुआ था, 24 जून को ये जजमेंट पास की गई थी। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न बना इमरजेंसी इम्पोज करने का। सी इन इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़पेपर क्लिपिंग, मिसेस गांधी टू अपील, सुप्रीम कोर्ट में अपील किया नो रेजिग्नेशन, कि मैं रेजिग्नेशन नहीं दूंगी, क्योंकि इसी वक्त 24 जून को ही 24-25 इन्हीं दिनों जो JP नारायण जी की रैली चल रही थी रामलीला ग्राउंड दिल्ली में, जो हमने किया है इसी पार्ट में जो हमने बिहार मूवमेंट्स के बारे में किया है, तो वो दिल्ली में रामलीला ग्राउंड में भी उन्होंने रैली निकाली और जो रैली, इस रैली में भी यही था कि जो मैंने आपको बोला कि वो पोएम गाई जा रही थी कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, ये इसी वक्त था कि वो कह रहे थे कि ये तो इमोरल गवर्नमेंट है, ये तो गवर्नमेंट रही नहीं अब, ठीक है। जो MP नहीं है वो PM भी नहीं है और जो मतलब जिसके ऊपर केस चल रहा है तो हाउ कैन शी बी द गवर्नमेंट, तो ये तो गवर्नमेंट रही नहीं, इसलिए इनका शी शुड रिजाइन फ्रॉम हर पोस्ट, इनको रिजाइन कर देना चाहिए। बट शी डिड नॉट रिजाइन नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट में अपील किया और वो मूवमेंट जो JP नारायण जी की थी वो इस मुद्दे को लेके वो और भी स्ट्रांग होने लग गई।
सो नेक्स्ट वी कम टू द इम्पोजिशन ऑफ एमरजेंसी। फाइन, ये 24 जून को जजमेंट हुई थी। सो 25 जून 1975 जेपी सपोर्टेड बाय ऑल अपोजिशन पार्टीज, उन्होंने एक बहुत बड़ी रैली रखी, इंदिरा गांधी की रेजिग्नेशन की डिमांड की। उन्होंने दो चीज़ें बोली जेपी ने, जो सबसे बड़ा कारण बना एमरजेंसी का, सबसे बड़ा कारण। पहला उन्होंने बोला, ये 25 जून है ना, उन्होंने ये बोला 29 जून तक अगर इंदिरा गांधी रेजिग्नेशन नहीं देती हैं तो दे विल बी कॉलिंग आउट कंप्लीट कट आउट इन होल इंडिया। वो कोई काम नहीं होने देंगे, पूरे इंडिया को बंद कर देंगे, कोई काम नहीं होने देंगे अगर 29 जून तक इंदिरा गांधी का रेजिग्नेशन नहीं आता है तो, ठीक है। और दूसरा, उन्होंने ही गेव द कॉल टू आर्मी, पुलिस, गवर्नमेंट ऑफिसर, इन्होंने सबको बोल दिया कि इंदिरा जो गवर्नमेंट इलीगल है, जो इमोरल गवर्नमेंट है, इसके ऑर्डर्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है और इस गवर्नमेंट को रिज़ाइन देना ही पड़ेगा, मीन्स इंदिरा गांधी को रिज़ाइन देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे अब इंदिरा गांधी ने सोचा कि वो क्या करे। इंदिरा गांधी के घर उनके बेटे थे, छोटे बेटे संजय गांधी, ही वॉज वेरी एक्टिव इन ऑल दिस, और साथ में एक वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर थे, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि इमरजेंसी लगा देनी चाहिए। सो दे मेड अ होल प्लान आउट। उन्होंने प्रेसिडेंट को पूरा प्लान आउट बना के दिया। प्रेसिडेंट को बोला कि कुछ लोग हैं जो इंटरनल डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, मतलब इंटरनल मीन्स पूरे हमारी इंडिया के इंटरनल कंट्री में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, हमारी शांति को भंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से पूरे इंडिया में इमरजेंसी डिक्लेयर करना ज़रूरी है। तो उस वक्त हमारे प्रेसिडेंट थे फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है। तो फखरुद्दीन अली अहमद को अपील की गई इमरजेंसी के लिए और 25 जून को रात को 10 से 12 बजे के बीच में अराउंड इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई। फाइन, सुबह इंदिरा गांधी ने सुबह 6 बजे उठ के कैबिनेट मिनिस्टर्स की मीटिंग ली और उसके बाद AIR ऑल इंडिया रेडियो पे जाके इन इंग्लिश एंड इन हिंदी शी डिक्लेयर्ड इमरजेंसी कि इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड नो नीड टू क्रिएट पैनिक, और पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है और इमरजेंसी इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से डिक्लेयर की गई है। कुछ लोग हमारे देश की शांति भंग करना चाह रहे हैं, इसलिए इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है। ओके, सो इमरजेंसी 2 केसेस पे डिक्लेयर होती है, आपको पता है। इट वाज अंडर आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 में 2 केसेस आते हैं। एक तो अगर इंडिया कंट्री का वॉर हो जाए, एक्सटर्नल वॉर हो जाए किसी दूसरी कंट्री से, तो इमरजेंसी डिक्लेयर होती है। सेकंड, इंटरनल डिस्टर्बेंस, कंट्री के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए तो होती है। तो आर्टिकल 352 ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस इमरजेंसी वॉज इम्पोज्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री ऑन द नाइट ऑफ 25 जून। और जितने भी ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स थे, इमरजेंसी इम्पोज होते ही जितने भी इमरजेंसी ऑपोजिशन के लीडर्स थे, लाइक जेपी जो सबसे बड़ी रैली मूवमेंट निकाल रहे थे, इस वक्त तो जेपी ही थे सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये टाइम पीरियड देखा जा रहा था जेपी वर्सेस इंदिरा। जेपी क्योंकि सबसे बड़ी रैली ही वो थी, सबसे बड़ा मुद्दा ही वो था, ठीक है, प्रेजेंट मुद्दा। तो जेपी, मोरारजी देसाई, लाल कृष्ण अडवाणी, देन अशोक मेहता, वाजपेयी जी, ये सारे के सारे ऑपोजिशन लीडर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है और ये बोला जाता है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन है। प्रिवेंटिव डिटेंशन मीन्स कि किसी के ऊपर भी अगर पुलिस को शक होगा तो उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा देश के भले के लिए, ठीक है। और फंडामेंटल राइट्स ले ली जाती हैं। फ्रीडम ऑफ प्रेस इज नॉट देयर, न्यूज़पेपर्स, क्योंकि जो यू कैन से औरंगजेब लेन है दिल्ली में, वहाँ पे इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर ऑफिसेस हैं, उस पूरे के पूरे एरिया की लाइट बुझा दी जाती है, लाइट बंद कर दी जाती है ताकि वो कुछ प्रिंट ही ना कर पाएँ। तो ये जो न्यूज़पेपर क्लिपिंग है ये एक दिन बाद की है, ये बाद में प्रिंट की गई थी ये चीज़ें, तो उस दिन तो लाइट बंद कर दी थी ताकि सिचुएशन को अंडर कंट्रोल कर लिया जाए। सो दिस वॉज द केस ऑफ इमरजेंसी कि क्या कारण बने और एकदम से फिर कैसे इमरजेंसी इम्पोज कर दी गई। सो आई होप यू ऑल आर क्लियर विद द कॉजेज ऑफ इमरजेंसी। ऑल्दो ये 6 मार्क्स में आता है, बहुत लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करना होता है। सो अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इमरजेंसी के सर्कमस्टांसिस क्या, यू कैन से रिजल्ट क्या हुए, इफेक्ट क्या हुए उसके, तो वो सब चीज़ें हम नेक्स्ट अपने वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच।